नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की अम्लीयता किस प्रकार से अपन निर्धारित करें और फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन बात करें कि फिनोल क्या होता है। बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय पे जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसको अपन फिनोल कहते हैं। ये बात अपन पूरे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बेंजीन पे OH जुड़ा हुआ तो फिनोल है। अब फिनोल क्या होता है? वीक एसिड, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनोल होता है वीक एसिड, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, क्या कारण है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है? तो ध्यान से सुनो। ये फिनोल है और फिनोल अम्ल क्या होते हैं? जो H+ साइन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और ये फिनोल है और फिनोल पे और ये बेंजीन वाले पे OH तो फिनोल है और अम्ल क्या होते हैं? जो H+ साइन देते हैं। जैसे ही यहाँ से H+ साइन हटाएंगे अपन, इससे H+ साइन मुक्त होगा तो ये क्या बना देगा? फिनोक्साइड आयन बना देता है। ये बना दिया इसमें फिनोक्साइड आयन। H+ जब यहाँ से हट गया तो क्या बचा? फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। इस फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस पाया जाता है। कैसे? जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं फिनोक्साइड आयन, ये तो है फिनोक्साइड आयन, बेंजीन पे OH-। अब माइनस के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे तो इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, इसमें होगा रेजोनेंस और रेजोनेंस के कारण फिनोक्साइड आयन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है इस प्रकार से। अब इस माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, तो इस प्रकार से इससे क्या बनती है? अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है। यह आ गया माइनस आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस प्रकार से फिनोल से विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी कंपाउंड का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो फिनोक्साइड आयन से ये अनुनादी संरचनाएं बनती है और अनुनाद के कारण ये फिनोक्साइड आयन क्या होता है? स्थायी होता है। इसलिए ये आसानी से क्या दे देता है? H+ आयन मुक्त कर देता है, जो कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो ये तो बात हुई फिनोल की अम्लीय प्रकृति की। फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति भी कैसा अम्ल है? ये दुर्बल अम्ल, वीक एसिड नेचर का होता है फिनोल। तो ये तो बात हुई फिनोल की अम्लीय प्रकृति की। अब अपन बात करें अल्कोहल और फिनोल दोनों की कंपैरेटिव तुलना करें कि कौन ज्यादा अम्लीय होता है और कौन कम, और ज्यादा होता है तो क्यों होता है? तो अपन को पता है अल्कोहल ROH, अल्कोहल को सामान्य रूप से अपन कैसे लिखते हैं? ROH के रूप में लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ये अल्कोहल है CH3CH2OH, एथेनॉल ले लिया आपने और ये एथेनॉल है और एक अपन लेते हैं फिनोल। दोनों के अंदर ही हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित है। ये फिनोल है और दोनों में क्या उपस्थित है? हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है। दोनों अल्कोहल भी है फिनोल भी है। अब बात करें अपन अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? CH3CH और OH। तो ये जो कार्बन है इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इसका संकरण sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्कोहल। फिनोल की बात करें अपन तो फिनोल में जो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp2 होता है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फिनोल में OH ग्रुप जिस समूह से जुड़ा होता है वो होता है एल्किल समूह और एल्किल समूह का लगता है +I इंडक्टिव इफेक्ट, +I प्रेरणिक प्रभाव और +I प्रेरणिक प्रभाव के कारण यह इलेक्ट्रॉन देगा। एल्किल समूह इस ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा
तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये आसानी से इस प्रोटॉन को H+ के रूप में मुक्त होने नहीं देता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस पे आवेश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इससे जुड़ा हुआ प्रोटॉन, तो ये H+ के रूप में ये प्रोटॉन यहाँ से मुक्त नहीं होने देगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए अल्कोहल प्रोटॉन को मुक्त होने नहीं देता है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि सामान्यतया अल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो जितने भी अल्कोहल है इनकी सामान्य प्रकृति क्या होती है, उदासीन प्रकृति होती है। लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होते हैं, कोई रंग नहीं दर्शाते हैं। अल्कोहल उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्यों, कारण समझ में आया, क्योंकि अल्कोहल में एल्किल समूह का लगता है +I प्रेरणिक प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये प्रोटॉन को आसानी से मुक्त नहीं होने देते हैं। बात करें फिनोल की, तो फिनोल में भी अपन ने पढ़ा कि जैसे ही मान लो प्रोटॉन मुक्त होता है, क्योंकि फिनोल इस प्रकार से ऑक्सीजन के होते हैं लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे रिंग में इसके इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार फिनोल दर्शाता है रेजोनेंस, और अनुनाद दर्शाने के कारण ये फिनोल आसानी से क्या मुक्त कर देगा, प्रोटॉन मुक्त कर देगा। यहाँ से H+ के रूप में प्रोटॉन आसानी से निकल जाता है। इसलिए फिनोल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो फिनोल की नेचर कैसी होती है, वीक एसिड, दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं फिनोल, क्योंकि H+ मुक्त करने के बाद बनने वाला, अब अपन बात करें अल्कोहल की। अल्कोहल में मान लो इसने प्रोटॉन मुक्त कर दिया, जैसे CH3 CH2O- और H+ के रूप में प्रोटॉन बाहर निकल गया। अपन बनाए फिनोल, फिनोल में जैसे ही प्रोटॉन मुक्त होगा H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। अब यह है एल्कोक्साइड आयन, यह है फिनोक्साइड आयन। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है, अनुनाद नहीं पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह पहले से ही माइनस है, इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं तो इसके स्थायित्व को क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्टेबिलिटी घट रही है। इसमें माइनस के इलेक्ट्रॉन आते हैं रेजोनेंस में, तो ये अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए आसानी से ये क्या मुक्त कर देगा, प्रोटॉन, जबकि सामान्य अल्कोहल होते हैं वो आसानी से प्रोटॉन मुक्त नहीं करते हैं। तो अपन कुल मिलाकर के ये कहें कि अल्कोहल उदासीन प्रकृति के होते हैं, जबकि फिनोल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर। तो ये तो बात हुई अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी की तुलना कि अपन किसमें ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा है या नहीं है, इसकी तुलना की। अब अपन बात कर रहे हैं कि फिनोल ठीक है दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर फिनोल पे अपन सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें तो इसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी अम्लीयता बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट on the acidity of phenol, फिनोल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन बात करें कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट दो प्रकार है, या तो -R ग्रुप वाले, -R ग्रुप, इसका मतलब अपन ये कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसको मैं EWG लिखूं। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खुद आकर्षित करते हैं उनको कहते हैं EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, EWG समूह कहते हैं। या -R समूह, या इनको -M समूह वाले कंपाउंड भी कहते हैं। और ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लिखूं NO2 ग्रुप,
जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, सल्फोनिक ग्रुप, इसके अलावा हैलाइड्स। तो ये सभी समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। एरियाइड्स तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, ऐसे समूह कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहली बात। दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ऐसे जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, जिनके पास एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको कहते हैं -R समूह वाले ग्रुप वाले कंपाउंड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे मान लो इनको अपन कहें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EWG लिखूं मैं। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह, EWG ग्रुप। ये क्या करते हैं, इनके पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जैसे मान लो OH ग्रुप है, NH2 है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, तो ये समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एल्किल समूह है। तो इनका होता है +R प्रभाव या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब -R और +R ग्रुप जो है, अगर ये फिनोल पे जुड़े हुए हैं, फिनोल की ऑर्थो बेटा पैरा स्थिति पे अगर ये जुड़े हुए हैं, तो उसकी एसिडिटी पर किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, किस समूह की एसिडिटी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, इसकी अपन अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो ये तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट बात अपन को ध्यान हो गई कि दो प्रकार के ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले जो ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो ग्रुप कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह कहलाते हैं। ओके, तो अब अपन इफेक्ट देखते हैं कि इन ग्रुप्स का फिनोल पर क्या इफेक्ट होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिनोल में जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी, ये OH ग्रुप में ऑक्सीजन परमाणु पे क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। जैसे मान लो अपन बात करें फिनोल की, तो ये फिनोल है। सबसे पहले अपन बेसिक से शुरू करेंगे। ये फिनोल है और ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर पाए जाते हैं, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को। ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आते हैं, बेंजीन वाले की तरफ आते हैं। तो बेंजीन पे देखो अपन इससे अनुनादी संरचनाएं बना करके चेक करते हैं कि इससे किस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती है। ऑक्सीजन पर जाएगा प्लस, इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन एटम पे क्या जाएगा, धनावेश, और इस स्थिति पे क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो इसकी पैरा स्थिति पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये लो बेंजीन होने की पैरा पे नेगेटिव, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन या प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, इससे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्रकार से, और जब वापस इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वापस फिनोल बन जाएगा। तो अनुनादी संरचना देखिए अपन, 1 2 3 और 4, टोटल 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको कहते हैं अनुनादी संरचना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचना। अब इनकी बात करें, तुलना करें कि अपन देखो अनुनादी संरचनाएं देखने से ये पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और ऑर्थो, तो फिनोल की दोनों ऑर्थो और पैरा स्थिति पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन घनत्व की मात्रा ज्यादा कहां होती है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होती है। तो अपन ये कहें कि जो हाइड्रोक्सी समूह है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी ग्रुप होता है। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। और अपन ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल धनावेशित स्पीशीज इस फिनोल पे जुड़े तो कहां जुड़ेगी, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा स्थिति पे।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा स्थिति पे आ रहा है। इसलिए फिनोल से जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ता है, मेटा पर नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ही रहती है। कैसे पता चला? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं जब ड्रॉ करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ही पाई जाती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। ये बात क्लियर हुई। अब अपन इसकी एसिडिटी की बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। ये तो क्लियर हुआ। तो अब अपन देखो, अपन प्रतिस्थापी जो फिनोल वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसकी एसिडिटी पर जब कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें अपन तो इसकी अम्लीयता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो सबसे पहले मैं जोड़ूं प्लस आर या प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, इफेक्ट के ग्रुप जोड़े। मान लो जैसे मान लो ये फिनोल है और इस फिनोल की OH और तो स्थिति पे मैंने एल्किल समूह जोड़ दिया और एल्किल में से भी मेथिल समूह जोड़ दिया CH3। ये दूसरा फिनोल, इसकी मेटा पे मेथिल समूह जोड़ दिया OH ये CH3 और इसकी पैरा स्थिति पे मेथिल ग्रुप जोड़ दिया OH और ये CH3। अब ध्यान देना, अपन को ध्यान से देखना है कि ठीक है इसमें तो कोई प्रतिस्थापी जुड़े हुए नहीं है। ये 1 नंबर स्ट्रक्चर से 3 थर्ड और टोटल 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए अपन ने। अब अपन ये देख रहे हैं कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी इन चारों में से। एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अपन को लिखना है तो अपन कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। अपन जानते हैं कि मेथिल समूह एल्किल समूह है, इसका लगता है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? एल्किल समूह का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई। और एल्किल समूह भी ये मेथिल है तो मेथिल समूह जब बेंजीन पर जुड़ा होता है तो इसका लगता है प्लस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एच का मतलब अति संयुग्मन प्रभाव। जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसमें 3 प्रोटॉन है तो इनका क्या लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो ध्यान देना बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर ही काम करता है। ऑर्थो और पैरा, मेटा पर इसका इफेक्ट नहीं होता। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लस आई प्रभाव का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है, अर्थात डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है प्लस आई प्रभाव या माइनस आई जो भी है। इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जबकि आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट और एच इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर डिपेंड करता है, ऑर्थो और पैरा पर ही लगता है। तो ये इसकी ऑर्थो स्थिति होगी, ये OH यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ऑर्थो है। ऑर्थो है तो H इफेक्ट लगेगा प्लस H और प्लस I लग रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ मेटा स्थिति पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ ओनली प्लस I इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस H इफेक्ट नहीं लगता है क्योंकि प्लस H इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर लगता है। क्लियर? इसकी बात करें अपन तो इसमें प्लस आई पैरा पर है तो प्लस H इफेक्ट लगता है दोनों पर। अब अपन बात करें कि बेंजीन वाले को कोई समूह जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम लेगा तो इसकी फिनोल ये आसानी से प्रोटॉन मुक्त नहीं कर पाएगा तो इसकी अम्लीयता को क्या करेगा? घटाएगा। तो अपन ये कहें
कि फिनोल पे जब कोई प्लस H प्लस I प्लस R इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी अम्लीयता को क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं, घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं, कारण समझ में आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और तो बेंजीन ऑक्सीजन परमाणु से कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन लेगी, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन लेगी तो ये प्रोटॉन यहाँ से आसानी से हट नहीं पाएगा, प्रोटॉन हट नहीं पाएगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अब इन तीनों में देखो इफेक्ट है, तीनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय तो फिनोल हो गया, इसमें कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। अब इन तीनों की तुलना करें अपन तो इसमें प्लस H और प्लस I और प्लस H दोनों इफेक्ट है, इसमें भी प्लस I और प्लस H दोनों है, इसमें केवल प्लस I है तो इसमें केवल प्लस I है तो ये इलेक्ट्रॉन कम देगा तो इन तीनों में से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, थर्ड हो जाएगा। अब आप बात करें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की, ध्यान से देना बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड और फोर्थ की बात करें तो प्लस H इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है और तो और पैरा स्थिति पर इक्वल अमाउंट में लगता है। क्लियर, प्लस H इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है और तो और पैरा स्थिति पर समान मात्रा में लगता है, इक्वल अमाउंट में लगता है। इसका मतलब प्लस H इफेक्ट ऑर्थो पे लगो चाहे पैरा पे लगो, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान मात्रा में ही बढ़ेगी, तो ये तो समान हो गया। अब बात करें प्लस I इफेक्ट तो ये OH के नजदीक है, ये OH से दूर है तो डिस्टेंस जितनी दूरी होगी प्लस I इफेक्ट की सामर्थ्य उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन को कौन देगा, ये वाला। इसका मतलब सबसे कम अम्लीय कौन हो गया, ये हो गया। क्लियर, तो अपन बात करें सबसे ज्यादा अम्लीय फिनोल, फिर मेटा वाला ग्रुप, फिर पैरा, उसके बाद में ऑर्थो। तो मैं लिखूं एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अम्लीय फर्स्ट, फिर थर्ड, उसके बाद में फोर्थ और उसके बाद में सेकंड। ये एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, तो ये अपन को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये कंसेप्चुअल चीजें हैं जो ध्यान में अपन को रखनी है। तो ये तो हुआ प्लस R प्लस I इफेक्ट का फिनोल पर क्या प्रभाव एसिडिटी